इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। रखता है गो कदीम से बुनियाद आगरा, अकबर के नाम से हुआ आबाद आगरा। यहाँ के खंडर न और जगह की इमारतें, यारों अजब मकाम है दिलशाद आगरा। शद्दाद जर लगा न बनाता बहिश्त को, गर जानता कि होवेगा आबाद आगरा। इसमें सदा खुशी से रहा है तेरा नज़ीर, या रब हमेशा रखियो आबाद आगरा। या रब हमेशा रखियो आबाद आगरा। नज़ीर अकबर आबादी की इन खूबसूरत पंक्तियों में आगरा की असली रूह बसी हुई है। पूरे विश्व से सैकड़ों सैलानी इस शहर में आते हैं। आज दुनिया भर के अजूबों में से एक ताजमहल और आगरा की पहचान एक दूसरे में घुल मिल गई है। पर काफ़ी कम लोगों को ये पता होगा कि एक ज़माने में आगरा एक बहुत महत्वपूर्ण और खुशहाल शहर हुआ करता था। यहाँ तक कि पूरे विश्व अर्थव्यवस्था का 5वां भाग आगरा से आता था। इस शहर ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक यानी मुगल सल्तनत का उदय होते हुए देखा। लेकिन इस सब के अलावा भी आगरा में बहुत कुछ है। आज भी ये अपनी रंगारंग संस्कृति और परंपराओं की वजह से एक जीवंत शहर बना हुआ है। मध्य युग और आधुनिक युग के आगरा के बारे में तो बहुत कुछ कहा सुना गया है, लेकिन आगरा के शुरुआती इतिहास के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वास्तव में आगरा की कहानी शुरू कहाँ से होती है? आगरा की असली कहानी जानने के लिए हमने फिल्म निर्माता और आगरा हेरिटेज वॉक के संस्थापक ताहिर अहमद से बात की। आगरा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि आगरा कब से आबाद हुआ, तो ये हमें पता चलता है कि ये 14th सेंचुरी में कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, 10th सेंचुरी में कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं आगरा के बारे में कि हाँ, यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन थोड़ी बहुत रही है। और वैसे कहते हैं कि महाभारत काल से भी इसका लेना देना है, अग्रवन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आप देखें इस शब्द को, अग्रवन मतलब कि संस्कृत का शब्द है, अग्रवन का मतलब आगे, आगे वन है। ये आगे वन किसके आगे वन है? ये आगे वन मथुरा के आगे वन है, मतलब कि मथुरा के आगे का जो वन क्षेत्र है उसको आगरा बोला गया है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि जब हम शहर की हिस्ट्री समझना चाह रहे हैं तो हम शहर किस चीज़ को कह रहे हैं। क्या शहर वहाँ की ज़मीन है या शहर वहाँ के लोग हैं? एक्चुअली शहर ये सब मिलकर बनता है। तो आगरा के बारे में जो हमें सबसे पहले रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो कुछ तो काफ़ी पौराणिक हैं। आगरा के आसपास काफ़ी सारी पुरानी सभ्यताएं रही होंगी, पुराने शहर रहे होंगे, जैसे बटेश्वर है या फिर जैसे कि मथुरा है। ये सारे शहर बहुत पहले के हैं। आगरा जो प्रॉपर शहर है आजकल, उसमें आप देखें तो कुछ मंदिर हैं, लेकिन उनको बोला जाता है कि ये बहुत पुराने हैं, लेकिन उन पर ऐसी स्टडी नहीं हुई है। अब जैसे हमारे यहाँ मनकामनेश्वर टेम्पल है, उसको कहते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में वो 1000 साल पुराना है, लेकिन उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एकदम उसको नया बना दिया गया है। तो या तो मे बी उस मंदिर के अंदर कुछ होगा जो कि बहुत सालों साल पुराना रहा होगा। ऐसे ही आगरा के पास, आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही एक बटेश्वर करके जगह है, वहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ टेम्पल्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं। कुछ लोग कहते हैं 1500 साल पुराने हैं, कुछ लोग कहते हैं 2000 साल पुराने हैं, लेकिन कॉन्क्लूसिव स्टडीज़ जो हैं वो मेरे ख़्याल से उस पर हैं नहीं। उसके अलावा लोधी काल से पहले आगरा में कहते हैं कि यहाँ पर बादलगढ़ का किला हुआ करता था। जब हम उसके बारे में और विस्तार से समझने की कोशिश करें कि बादलगढ़ का किला था तो राजा बादल सिंह ने बनवाया था। अब राजा बादल सिंह ने यहाँ पर क्यों किला बनवाया था और कितनी आबादी थी और यहाँ पर उनके वक्त के क्या अवशेष और हैं, तो वो सब फिर हमें नहीं मिलता है। तो बोलचाल की भाषा में जो है, हाँ, ये ज़मीन तो हमेशा से रही होगी, पेड़ तो हमेशा से रहे होंगे, जो नदी है वो हमेशा से रही होगी, लेकिन जब हम एविडेंस की बात करते हैं
तो या तो बहुत ही स्पोरेडिक एविडेंस है या फिर नहीं के उस पर है, मतलब एक अगर जनरली अवेलेबल एविडेंस तो ऐसा है नहीं आगरा में। लेकिन 16वीं शताब्दी में यानी लोधी सल्तनत के दौर में हमें आगरा की तस्वीर साफ होती दिखाई देती है। सन 1504 और सन 1505 में दिल्ली साम्राज्य के अफगान शासक सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को दोबारा बनवाया और उसे अपनी सत्ता के केंद्र में तब्दील किया था। आज भी आपको यहाँ लोधी सल्तनत के अवशेष देखने को मिल सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा अहम है सिकंदर लोदी का बनाया शहर सिकंदरा। लेकिन सवाल ये है कि सिकंदर लोदी ने आगरा को आखिर क्यों चुना? उस जमाने में आगरा की अहमियत क्या थी? आगरा के बारे में जब हम बात करें तो मोस्टली इसको लोधी काल से जोड़कर देखा जाता है कि लोदियों के दौर में पहली बार यहाँ पर एक जो कैपिटल सिटी की हम बात करते हैं आगरा, उसको जो है उसका विस्तार किया गया, उसको बसाया गया। तो आगरा में अभी भी एक पूरा एरिया है, उसको हम सिकंदरा कहते हैं, जो कि NH2 पर है, जो पहले जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उस रोड पर बना हुआ है, जहाँ पर कि अकबर्स टूम्ब है, जो कि ये करीबन 15th सेंचुरी में जब सिकंदर लोधी आगरा में उन्होंने अपना कैपिटल को ट्रांसफ़र करा, तब वो यहाँ पर उन्होंने सिकंदरा के एरिया को बसाया। सबसे पहला तो अगर आप देखें कि सिकंदर लोधी आगरा क्यों आए, हर किसी का रीज़न होता है किसी भी शहर जाने का। अगर मैं आगरा में रहता हूँ तो मेरा भी रीज़न है, भाई मैं यहाँ पर पैदा हुआ था। सिकंदर लोधी का आगरा आने का रीज़न था, अगर आप सिकंदर लोधी के एम्पायर के मैप को देखेंगे तो आगरा एकदम सेंटर है। सिकंदर लोधी ने पहली बार यहाँ पर अपनी ट्रेजरी बनवाई थी। तो जब बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को डिफीट करा पानीपत के वॉर में, तो बाबर का आगरा आने का रीज़न ही ये था कि उनको जो ट्रेजरी थी इनकी लोधी साम्राज्य की, इसको सिक्योर करना था इनको। और कहते हैं कि तभी जो कोहिनूर डायमंड है उसको लोधी डायनेस्टी से जो है वो मुग़ल डायनेस्टी के पास, मतलब कि बाबर के पास आया। तो लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो एक तो उनके एम्पायर के एकदम बीच में है, दूसरा यमुना रिवर के नदी तट पर बना हुआ है आगरा, तो पानी की कमी नहीं होती थी। तीसरा ये कि इंडो गैग्नेटिक प्लेन के रीच में है, मतलब कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है और वास्ट प्लेन्स हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पर अरावली का एकदम एंडिंग है। तो मतलब कि दो तरफ से ये सिक्योर कर देता है आपको। फिर जो है अगर हम मुग़ल एम्पायर को देखें, मुग़ल एम्पायर में ये क्यों इतने साल तक आगरा एक कैपिटल सिटी रहा, तो 1630 तक का जो मुग़ल एम्पायर है आगरा, उसका भी सेंटर रहा है। जब शाहजहां ने इसको एम्पायर को एक्सटेंड करा और ये सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ा और थोड़ा साउथ की तरफ बढ़ा, तब उन्होंने कैपिटल को चेंज कर दिया। ऐसे ही जब औरंगज़ेब ने इसको और एक्सपेंड करा एम्पायर को, तो ये और इसको उन्होंने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है आगरा की। जैसे दिल्ली को हम 7 शहरों का शहर कहते हैं, आगरा को अगर आप देखें तो कम से कम 3 शहरों का शहर है ये। आगरा में एक तो लोधियों का शहर है, एक मुग़लों का शहर है और एक ब्रिटिश एरा का शहर है। ये 3 शहर जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं, और मतलब अब जो बड़ा शहर अब 21st सेंचुरी में आगरा जिसको हम बुलाते हैं, वो इन तीनों को घेरते हुए ही बना है। लोधी एरा के कुछ मस्जिदें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं अभी भी। पंजा मदरसा में एक मस्जिद है, एक लोधी एरा मस्जिद जो है वो जिसको हम यमुना पार कहते हैं उस एरिया में है, और तीसरा कहते हैं कि एक लोधी मॉन्यूमेंट जो है, जो प्रेजेंट डे अकबर्स टूम्ब है, उसके अहाते में बना हुआ है। वो एकदम गिरासू हो चुका है, लेकिन वहाँ पर बना हुआ है। लोधी काल में इस शहर में काफी उन्नति हुई थी और बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। लेकिन सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी को हरा दिया और आगरा मुगलों के कब्जे में आ गया। तुर्क मंगोल नस्ल के बाबर मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और लोधी महल को
अपनी रिहाइशगाह बना लिया। बाबर ने यहाँ भारत को सबसे पहले मुगल गार्डन भी दिया। सन 1530 में 4 साल बाद ही बाबर के बेटे हुमायूं की ताजपोशी भी यहाँ हुई। बाबर जो हैं वो जब पानीपत की बैटल हुई और बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना जो थी, काफ़ी बड़ी सेना थी, उसको डिफीट करा एंड दैट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जब गन पाउडर यूज़ हुआ है इंडिया में। स्मॉल कैनन्स यूज़ हुई हैं इंडिया के अंदर और एक छोटी सेना ने बहुत एफिशिएंटली एक बड़ी सेना को टैकल करा। उसके बाद बाबर ने अपने फ्रंट गार्ड की तरह हुमायूं को भेजा। हुमायूं ने यहाँ पर आकर ट्रेजरी को जो है सिक्योर करा। बाबर जब सबसे पहले आगरा आए तो उन्होंने जो फर्स्ट मुग़ल गार्डन है इंडिया में, उसका नाम है आराम बाग, उन्होंने उसको कमीशन करा और पहली बार यहाँ पर इंडिया के अंदर जो जिसको हम 4 खानों का गार्डन कहते हैं, उसको डेवलप करना शुरू करा गया। और बाबर के ही दौर में एक मस्जिद थी जो कि जब यहाँ पर रेलवे लाइन डाली गई तब शहीद हो गई वो। उसका नाम भी बाबरी मस्जिद था। और अब जहाँ पर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है वो वहाँ कहीं रही होगी। उस मस्जिद के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो अभी एक और मस्जिद में लगे हुए हैं जो कि पंजा मदरसा में है। तो ये जो 5 साल बाबर रहे उनकी यहाँ पर इतनी ही छाप है जो अभी विजिबल है। आराम बाग का अब जो है पूरा स्ट्रक्चर है वहाँ पर आराम बाग का, लेकिन अगर आप लोगों से पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे कि आराम बाग है किधर, क्योंकि जो कोलोकियल लैंग्वेज है उसमें आराम बाग का नाम हो गया अब राम बाग। तो राम बाग यहाँ का एक काफ़ी मेन चौराहा है, उसके पास में ही आपको आराम बाग का बाग मिलेगा। और आराम बाग इज़ एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कि मुग़ल रिवर साइड मॉन्यूमेंट शुरू होते थे यमुना के किनारे किनारे। काफ़ी वक्त रह नहीं पाए वो यहाँ पर, क्योंकि वफ़ात कर गए थे वो, उनका इंतकाल हो गया था विदिन 5 years। और उसके बाद हुमायूं को जो है वो अपनी गद्दी बचाने के लिए यहाँ से, हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान से जाना पड़ा। जब वो वापस आए उन्होंने रीगेन करा एम्पायर को। तो हुमायूं भी कुछ साल आगरा में रहे, लेकिन विदिन अ फ्यू ईयर्स उनका भी इंतकाल हो गया था। लेकिन ये मुग़ल बादशाह अकबर का वक्त था जब आगरा अपने सुनहरे दौर में दाखिल हुआ। अकबर ने आगरा में सन 1565 और 1573 के बीच ये विशाल लाल किला बनवाया और उन्हीं के शासन में आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आगरा का सर्वश्रेष्ठ समय था। पूरी दुनिया से यहाँ विद्वान, व्यापारी और सौदागर आने लगे थे, क्योंकि आगरा अपने समय के सबसे सफल शहरों में से एक बनता जा रहा था। अकबर ने एक और शानदार शहर फतेहपुर सिकरी भी बसाया, जो लाल पत्थरों से बनाया गया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी सन 1571 से लेकर 1586 तक मुगल हुकूमत की राजधानी रहा, लेकिन फतेहपुर सिकरी को बहुत जल्द सुनसान छोड़ दिया गया। मगर आगरा सल्तनत के दिल में बसा रहा। अकबर की सरपरस्ती में आगरा विभिन्न गतिविधियों का संगम बना रहा। पहली बार जो आगरा में एक स्टेबल, आप एम्परर कहेंगे, आप एक उसको कैपिटल सिटी का रुतबा कहेंगे, वो अकबर के दौर में आया है। अकबर के दौर में आगरा का नाम रखा गया अकबराबाद, और अकबर के दौर में ही अकबर का जो किला है, जो लाल किला है, उसको बनाया गया। लाल किले के अलावा यहाँ पर एक पूरी वॉल्ड सिटी बनाई गई, मतलब कि लाल किला तो उसके सेंटर में था, लाल किला और जामा मस्जिद, लेकिन एक पूरी वॉल बनाई गई इसके आसपास, जिसके अंदर अकबराबाद का शहर बसा। अकबराबाद के शहर के बारे में अगर हम बात करें तो 1670 के दौरान अकबराबाद की कुल आबादी थी 3 लाख लोग। 3 लाख लोग आज के लिहाज से हमें बहुत कम लगते हैं, लेकिन उस दौर में 3 लाख लोग, मतलब अगर आप पेरिस की आबादी और लंदन की आबादी को मिला देंगे तो भी 3 लाख लोगों की नहीं थी वो। तो अकबर के दौर में जो है काफ़ी स्टेबिलिटी आई शहर में।
अकबर ने ही जो है फतेहपुर सीकरी बनवाया, अकबर्स टूम बनवाया। जो लाल किला है वो एक मॉन्यूमेंट नहीं है, लाल किला इट्स एक्चुअली अ सिटी। तो उस सिटी के अंदर उन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, जो बाद में कई सारे शाहजहाँ ने रेनोवेट करा दिए, कुछ तोड़ दिए गए क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है। एक पूरा अकबराबादी ट्रेडिशन के शायर हैं यहाँ पर आज भी। अगर आप देखेंगे जिगर अकबराबादी, करार अकबराबादी, ये लोग जिंदा हैं। ये वो हैं नज़ीर अकबराबादी जो कि ही इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, वो भी मतलब अकबराबादी ट्रेडिशन के शायर हैं। फिर आगरा को एक सिटी ऑफ कॉन्फ्लुएंस, मतलब कि हम आज भी यहाँ पर एक फेस्टिवल करते हैं कि हमारी मिली जुली सभ्यता है, क्योंकि अकबर के वक्त पे कई अलग अलग जगहों के लोग जो है वो आगरा में आकर बसे, लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ और बहुत ही एक खूबसूरती से लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करा और एक दूसरे के लिए जगह बनाई। फिर अगर आप देखेंगे तो अकबर के एंडिंग पीरियड पे आगरा जो उनके मुग़ल शासन की इकॉनमी थी, आगरा से जो कि चलती थी, वो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स इकॉनमी थी। मतलब कि जो दुनिया की जितनी भी दौलत थी उसकी 1/5 रिचेस आगरा में थी, अगर आप उसको ऐसे देखना चाहें। और 23% जो वर्ल्ड का जीडीपी था वो मुग़ल एम्पायर से उस वक्त चल रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अकबर के दौरान ही डेवलप हुई या फिर उनकी नींव रखी गई इस तरीके से कि वो एक लंबे वक्त तक स्टेबल रहें। आगरा ने मुग़ल हुकूमत के उरूज और उसे तरक्की करते हुए देखा। मुग़लों की तरक्की का अंदाज़ा यहाँ बनवाई गई शानदार इमारतों से लगाया जा सकता है। बाबर, हुमायूं और अकबर की तरह जहांगीर और शाहजहां ने भी इस शहर पर अपनी विशेष छाप छोड़ी। जहांगीर के दौर में यहाँ कला और वास्तुकला बहुत फली फूली। जहांगीर के एम्पायर को देखते हैं तो जहांगीर ने भी कई सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं आगरा में। जहांगीर को अब एक लिहाज से बोलते हैं कि जहांगीर जो है वो राज्य नहीं चलाते थे, वो उनकी जो बेगम थी वो चलाती थी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो दोनों थे नूर जहाँ और जहांगीर, ये काफ़ी अच्छा एक पार्टनरशिप के साथ, एक अच्छा कंसल्ट करते हुए एक दूसरे के साथ ये रूल करते थे। मैं जहांगीर ने नहीं बोलूँगा, लेकिन जो जहांगीर पीरियड की बात करते हैं हम, उसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल जो एडिशंस हैं वो हुए हैं शहर में। उनमें से एक जो मेन है वो है एतमातुद्दौला। जहांगीर के पीरियड में आई थिंक आर्किटेक्चर से ज़्यादा जो हैंडीक्राफ्ट्स और जो स्किल सेट्स डेवलप हुए, जैसे कि जो पिएट्रा ड्यूरो का वर्क है वो जहांगीर एरा में आया। जो आपका जरदोज़ी का काम है वो जहांगीर के वक्त पर आया। और अकबर के वक्त पर अगर आप देखें तो सारे मॉन्यूमेंट्स मोस्टली वो एक रेड सैंडस्टोन से बने होते थे। लेकिन आई थिंक थ्रू टाइम जो मुग़ल एम्पायर था वो इतना रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाया, इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया कि जब जहांगीर ने ये एम्पायर को अडॉप्ट करा तो वो मार्बल और रेड सैंडस्टोन दोनों का मिक्सचर से बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने लगे या बिल्डिंग्स को बनाने लगे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जहांगीर से जब हम शाहजहां की तरफ बढ़ते हैं तो फिर एक्सक्लूसिवली मार्बल की बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है जो आपको आगरा में बहुत ही क्लियरली दिखेगा। तो जहांगीर के वक्त का एतमातुद्दौला है जो जिसमें कि पहली बार पिएट्रा ड्यूरा का काम जो है उसको यूज़ करा गया है। और इंटरेस्टिंगली ये मॉन्यूमेंट जो है एक्चुअली नूर जहाँ ने कमीशन करा था अपने फादर के लिए, जो जिनको कि एतमातुद्दौला का टाइटल मिला हुआ था। 100 साल से ज़्यादा तक आगरा मुग़लों की शाही राजधानी रहा। मुग़लों के ज़माने में भी आगरा ने अपने जीवन का बेहतरीन दौर देखा, लेकिन सन 1638 में बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया और शाहजहानाबाद के नाम से यहाँ एक नया शहर बसा दिया, क्योंकि तब तक आगरा एक बहुत बड़ा
और भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका था और यहाँ जगह कम पड़ने लगी थी। जहांगीर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो शाहजहाँ जो थे उन्होंने जो है आई थिंक अराउंड 1638 में उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया आगरा से दिल्ली। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि आगरा शहर लिमिटेड हो गया था, उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अगर आपको ग्रैंड प्रोसेशंस निकालने हैं, आपको कुछ बिल्डिंग्स कमीशन करनी है तो आप वो एक ग्रैंड लेवल पर नहीं कर पाते। तो वन ऑफ द मेन रीजंस वाज दिस कि शाहजहाँ ने सोचा कि मैं जो हूँ दिल्ली में जाकर एक नया कैपिटल बनाता हूँ जो और भव्य होगा और बड़ा होगा। तो अगर आप देखें तो दिल्ली का जो नक्शा है, जिस तरह से दिल्ली को बनाया गया है, वो काफ़ी सारा आगरा से इंस्पायर होकर ही बनाया है। शाहजहाँ की जब हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो ताजमहल है जो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया जिसकी वजह से अब आगरा की पहचान होती है। लेकिन कई सारे मॉन्यूमेंट्स जो है शाहजहाँ ने वो आगरा में रेड फोर्ट के अंदर भी बनाए, जिसमें से एक काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट जो है वो है आपका मोती मस्जिद, जो कि फुली मार्बल से बनी हुई एक मस्जिद है जो कि आगरा के फोर्ट के अंदर है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो एक सीरीज़ ऑफ मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे जो कि नदी के किनारे बसे हुए थे। कम से कम आई थिंक 29 मॉन्यूमेंट्स थे जो आगरा में रिवर साइड मॉन्यूमेंट्स थे, जैसे कि अतमातुद्दौला है, जैसा कि ताजमहल है, वैसे 29 मॉन्यूमेंट्स थे। आज के दौर में सिर्फ 5 से 6 मॉन्यूमेंट्स बचे हैं वैसे। तो ये भी सारे जो है शाहजहाँ और जहांगीर के दौर में ही इनको विकसित कराया गया, इनको बनाया गया। तो अगर आप मिडीवल एरा में देखेंगे तो जहाँ भी स्टेबिलिटी होती है लोग वहीं की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वहीं की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आगरा एक ऐसा शहर था जहाँ पर कि दूर दूर से लोग आकर बसना चाहते थे, जहाँ दूर दूर से नोबल्स आकर, जो वर्कर्स आकर, पोइट्स आके, जो भी एक्सपर्ट थे अपनी अपनी स्किल्स में, वो लोग आकर आगरा में ज़रूर बसना चाहते थे। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो शहर को ग्रो करने में मदद करती है वो है ट्रेड। अब आगरा के बारे में अगर हम देखें तो आगरा के थ्रू जो है वो बहुत पुराना जो उत्तरापथ जिसको हम कहते हैं, जो अशोकन एम्पायर से भी पहले से है, उत्तरापथ आगरा से होकर गुज़रता है। फिर जो है जो मुग़ल के वक्त पे इसको बादशाही सड़क बुलाते थे, अब जो है इसको जीटी रोड बुलाते हैं। तो ये एक मेन ट्रेड रूट हुआ करता था। इनफैक्ट जो हमारे सिटी के जो पोएट हैं, जो 3 पिलर्स हैं उर्दू के, नज़ीर अकबराबादी, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब, और तीनों का जो है रिलेशनशिप वो आगरा से ज़रूर है। मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा में पैदा हुए थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबको लगता है कि मिर्ज़ा गालिब तो दिल्ली के हैं, मिर्ज़ा गालिब दिल्ली के हैं, 14 साल की उम्र में दिल्ली गए। मीर तकी मीर का यहाँ पर कई सालों तक यहाँ पर वो कायम रहे, उसके बाद उनका लखनऊ जाना हुआ। नज़ीर अकबराबादी जो हैं, नज़ीर अकबराबादी शुरू से आखिर तक आगरा में ही रहे, वो अकबराबादी ट्रेडिशन के पोएट हैं। उन्होंने आगरा को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करा है। तो वो 17वीं सेंचुरी के आगरा के बारे में बोलते हैं कि अब तो ज़रा सा गांव है, बेटी न दे से लगता था वरना चीन का दामाद आगरा। मतलब कि जो चीन है, पूरी कंट्री है, उसका दामाद लगता था आगरा। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो चीन का पूरा कारोबार था वो यहाँ की मंडियों से कंट्रोल होता था। हमारे यहाँ रावतपाड़ा है और लोहा मंडी है और आपके हींग की मंडी है और कई सारे गंज हैं, उनमें से एक ताजगंज भी है। ताजगंज जो है ताजमहल के आसपास की मंडी, उसको जो है आप उस समय का जो है आप इंटरनेशनल मार्केट जैसा समझें उसको, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सेक्टर वाइज जो है मंडी लगा करती थी, जो कि ताज के जो मैप है उसी का एक्सटेंशन है। तो ये एक तरह से अगर आप देखें तो जो है आगरा एक तरह से मेगा सिटी के रूप में उभर रहा था। और आप भले ही आप कल्चर की बात करें, भले ही खाने की बात करें, आगरा में जो है देखिए एक बहुत ही पॉपुलर खाना होता है
बेड़ई, बेदमी पूरी उसको दिल्ली के लोग बोलते हैं, लेकिन आगरा में जो है बेड़ई आगरा में जो है इन्वेंट हुई यहाँ पर। फिर आगरा के पेठे की बात करते हैं हम, कहते हैं कि जब ताजमहल में मज़दूर जो है वो काम करते तो पेठा आकर काम करते थे, तो पेठा बहुत मशहूर है आगरा का। आगरे की दाल मोठ बहुत मशहूर है, आगरे का कारपेट्स बहुत मशहूर थे, आगरा के हैंडीक्राफ्ट्स मेनली पियत्रा दियोरा और आपका जरदोज़ी ये बहुत मशहूर हुए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग आना शुरू हुए, जिसकी वजह से आगरा इतना डेवलप हुआ। शाहजहां दिल्ली चले गए थे, लेकिन उनकी बेशकीमती विरासत, मोहब्बत और ताकत की निशानी ताजमहल आगरा में ही थी, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ताजमहल वास्तुकला का शाहकार तो है ही, लेकिन उसके साथ कई मिथक, दिव्य कथाएं और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। पर सवाल ये है कि ताजमहल बनाने के लिए आगरा को ही क्यों चुना गया, और ताजमहल इतना खास क्यों है? ताजमहल जो है वो आगरा को एक एंकर पॉइंट बन गया है आगरा के लिए। अगर हम इंटरनेशनल इमेजरी में देखेंगे, आगरा के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी, दोनों के लिए। तो कई बार लोग आते हैं आगरा और वो ताजमहल घूमने जाते हैं, बहुत ख़ूबसूरत मॉन्यूमेंट है। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि ताजमहल आगरा में ही क्यों बना है? वो कहीं और भी बन सकता था भाई। मुग़लों की सल्तनत थी उधर कश्मीर से लेके नीचे दक्कन तक, और काफ़ी मतलब बड़ा एरिया था उन पे, वो ताजमहल तो कहीं भी बनवा सकते थे। तो ये जब हम इसको देखते हैं तो उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में जब ताजमहल बन रहा था और उसके डिसीजंस लिए जा रहे थे, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि आगरा जो है वो मुग़लों की सबसे स्टेबल राजधानी रही। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आगरे के ऊपर डर लगा हो कि हाँ यहाँ पर किसी का हमला हो जाएगा। यहाँ पर इसके फोर्टिफिकेशंस बहुत मज़बूत थे, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी। और बाबर से लेकर हुमायूं के बाद अकबर के बाद शाहजहां के आते आते ये सारे जो मुग़ल किंग्स थे, मुग़ल राजा थे, इन्होंने आगरा को ही अपना कैपिटल बनाया मोस्ट ऑफ़ द टाइम। वैसे तो ट्रैवलिंग कैपिटल होता था, जहाँ भी राजा होता था मतलब कैपिटल वहीं हो जाता था, लेकिन आगरा एक मेन सेंट्रल सिटी रहा। इससे क्या हुआ कि भाई जितना पावर एक्यूमुलेट हुआ यहाँ पर, जितने वक्त तक ये लोग रहे, तो उसी तरह के लोग आना शुरू हो गए। ओवर द इयर्स आगरा एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे कि रिसोर्सेज थी, जहाँ पे कि मैन पावर थी, जो कि इकोनॉमिकली साउंड था। तो इस वजह से जो है आगरा को ताजमहल के लिए भी आगरा को ही चुना गया। जब ताजमहल का जो मेन स्ट्रक्चर था वो 12 साल के अंदर कंप्लीट हो गया था, और उसकी खूबसूरती है कि एम्बेलिशमेंट उसमें 6 साल चला। मतलब कि मेन स्ट्रक्चर तो बन गया 12 साल में, 6 साल जो है उसको तराशा गया। तो ये कहते हैं कि जब ताजमहल बन रहा था तो उसके इर्द गिर्द जो मेन मौज़ोलियम है उसके इर्द गिर्द एक फ़साड बनाया गया। जो फ़साड जो है ये बैम्बू से नहीं बनाया गया था, सॉलिड ईंटों से बनाया गया था। वो एक दीवार तरह की पूरी ढक दी गई थी उसको। तो ये दीवार इतनी ऊंची थी कि लोगों ने एस्टिमेट लगाया कि भाई इसको तो हटाते हटाते ही 2 साल लग जाएगा। तो कहते हैं कि भाई, और ये जो किंग्स होते हैं उनके बारे में ये इस तरह की कहानियाँ बहुत होती हैं। कहते हैं कि शाहजहां ने बोला कि भाई जो भी आसपास के लोग इस दीवार की ईंट को हटाएंगे वो इसको रख सकते हैं। अब उस ज़माने में जो है ऐसा तो है नहीं आज की तरह कि हर घर कंक्रीट का है। उस ज़माने में तो ज़्यादातर घर जो है वो घास फूस के होते थे। तो कहते हैं कि रातों रात ही गांव वाले, शहर वाले सब लोग आए और वो जो दीवार है वो रातों रात ही डिस्मेंटल हो गई। तो इस तरह की कई किस्से कहानियाँ हैं। फिर एक कहानी और है, जो ताजमहल हैं उसके
चारों कोनों पर 4 दरगाहें हैं। तो कहते हैं कि जब ताजमहल बन रहा था तो उसकी दीवार नहीं खड़ी हो पा रही थी, तो बुखारी शरीफ से ये जो 4 हज़रत थे इनको बुलाया गया और इन्होंने बोला कि भाई यहाँ तो जिनों का सिलसिला है। तो ये इन लोगों ने जो भी है दुआ करी या जो भी मंत्र पढ़ा और इन्होंने दुआ उसको जिनों को कैद कर दिया। तो ये जो दरगाहें हैं ये ताजमहल के चारों कोनों पर हैं। तो इस तरह की जो कहानियाँ, अब ये हिस्टोरिकल तो नहीं है बट एक तरह से ये जो आगरा के कल्चर में चलती आ रही हैं, ये उस तरह की कहानियाँ हैं। ताजमहल को और नज़रिए से भी देखने की बहुत ज़रूरत है। ताजमहल को एक नज़रिया उसका ये है कि आप उसको एक सिंबल ऑफ पावर के तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि ताजमहल जैसी इमारत जो है कभी बनी नहीं है आज तक। आप दुनिया भर में देख लें, जो उसका परफेक्शन है, जो उसकी सिंपलिसिटी है, उस जैसी इमारत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको हम पिनेकल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। कई जगह पर उस पर विजुअल इल्यूजन्स हैं। ताजमहल में अगर आप जाकर देखेंगे, एक तो जब आप उसकी एंट्री लेते हैं वहीं पर एक जब आप हौले हौले करके पास आते हैं ताजमहल के, तो आपको वो बड़े से छोटा दिखने लगता है। तो ये सारी टेक्निक्स बड़ी इंटरेस्टिंग यूज़ करी गई हैं। फिर तीसरा जो है वो ये कि भाई जो कैलीग्राफी करी गई है वो एक टेढ़ी लाइन में करी गई है, उसको कैलकुलेट करके कि कितना इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाएगा विद द इंक्रीज़ इन डिस्टेंस। तो उस तरह से उसको एरर को, बैरल डिस्टॉर्शन को करेक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि लाइनें जो हैं उसमें क्या कहते हैं, उसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है जिससे कैलीग्राफी हो रखी है वो नीचे छोटा है, ऊपर उसको बढ़ाते गए हैं ताकि आपको सेम फ़ॉन्ट में दिखे। तो अभी भी अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो ऊपर की चीज़ और नीचे की चीज़ आपको लगेगा अरे सेम फ़ॉन्ट से लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है वो हमको बड़ी दिखती है, वो जैसे जैसे दूर जा रहा है एक्चुअली उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया गया है। तो मैं कई बार जब ताजमहल जाता हूँ, हम लोगों का एक हेरिटेज वॉक हम ताजमहल में भी करते हैं, एक 3 से 5 घंटे का, जिसमें बताते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे उस ज़माने में बताओ बना लिया बिना किसी औजार के, बिना किसी साइंस के। तो ये हम लोगों की, मुझे लगता है एक संकीर्ण मानसिकता है ये सोचना कि उस ज़माने में साइंस नहीं थी और उनके पास टूल्स नहीं थे, क्योंकि हम इसका एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं सामने कि उन्होंने साइंस और अपने टूल्स अप्लाई कर कर ही ये सब करा है। फिर ताजमहल के अगर हम लेआउट के बारे में बात करें तो गार्डन है उसमें, जो गार्डन ऑफ पैराडाइज स्कीम है उसको तो यूज़ करा ही हुआ है, और क्रिस क्रॉस उसमें नदियाँ बह रही हैं 4। इस्लामिक बिलीफ का एक पार्ट है कि जब आप जन्नत में जाएंगे तो आपको 4 नदियाँ मिलेंगी वहाँ पर, शहद की, पानी की, वाइन की और दूध की। तो उसको सिंबलाइज करती है वो। लेकिन ताजमहल में जो है इसके लेआउट के अंदर, एंड आई थिंक ये उस लिहाज से पहला मॉन्यूमेंट है ऐसा मेरी नॉलेज में, उसके लेआउट में एक नदी भी बह रही है। मतलब कि ताजमहल जहाँ बना हुआ है वहीं पर ख़त्म नहीं होता है, जो जिसको हम मूनलिट गार्डन कहते हैं, महताब बाग जिसको हम कहते हैं, जहाँ कहते हैं कि काला ताजमहल बनना था, वो भी उसके लेआउट का पार्ट है, और इसके बीच में से एक नदी भी बह रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कि मतलब जिस तरह से प्लानिंग करी गई है, जिस तरह से इसके बारे में सोचा गया है, तो आई थिंक ये सब काफ़ी स्पेशल और इंटरेस्टिंग बनाता है ताजमहल को। लेकिन 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही आगरा की शान व शौकत का ज़माना भी चला गया। मुगलों की हुकूमत के प्रतीक ताजमहल और आगरा दोनों को लुटेरों की सेनाओं के हमले झेलने पड़े। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले भरतपुर के जाट शासक ने ताजमहल और आगरा दोनों को लूटा, और उसके बाद ये शहर सिंधिया शासकों और अंग्रेज़ों के हाथों बर्बाद हुआ। यहाँ तक कि अंग्रेज़ तो ताजमहल को बेचना भी चाहते थे। ये जो है 1638 में हुआ, 1638 में, कि जब शाहजहाँ ने जो है शाहजहानाबाद एक नई सिटी डेवलप करवाई। उन्होंने कहा कि अब हम इसमें जाके रिहाइश करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगरा में उनका आना जाना ही बंद हो गया। तो
इससे लेकिन फ़र्क क्या हुआ आगरा के ऊपर, ऐसा कुछ फ़र्क शॉर्ट टर्म में नहीं था कि शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा हो गया हो। आगरा वॉज स्टिल अ वेरी वेरी ट्रेड सेंट्रिक सिटी। आगरा का ट्रेड इम्पोर्टेंस तब भी उतना ही था। आगरा में जो है नई इमारतें तब भी तामीर हो रही थी। आगरा में पॉपुलेशन पे भी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं देखेंगे आप। इनफैक्ट ये एक रीज़न था आगरा से कैपिटल शिफ्ट करने का कि जो मुग़लिया सल्तनत ने जो जिस तरह से वो ग्रो हुई थी, जिस तरह से लोग आए इन शहरों में बसे, अब इन शहरों की कैपेसिटी फुल हो गई थी। मतलब कि आगरा में आप प्रोसेशंस भी नहीं निकाल सकते थे, ये शहर इतना पैक हो गया था। तो इस तरह के कुछ रीज़न्स रहे और इस तरह का कुछ इम्पैक्ट रहा। हाँ, धीरे धीरे जो है आगरा की इम्पोर्टेंस जो है वो हल्के हल्के कम होती गई। आगरा पे आप ऐसे कहेंगे कि एक तरह से एक इनविजिबल क्लोक, एक इनविजिबल चादर समझेंगे आप उसको, कि वो ढक गया। अभी भी कई इमारतें हैं, आप आगरा में आकर अगर देखेंगे पुराने जगहों पे, कई इमारतें, कई स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो उस वक्त से आज तक शायद ही ज़्यादा डेवलप हुए हों, रिपेयर हुए होंगे, बट मेजर शहर का लेआउट वैसा ही है। जब मुग़ल जो सल्तनत थी, मुग़ल पीरियड ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद जब भी बेसिकली कोई एक सिस्टम फॉल अपार्ट करता है तो कई सारे फोर्सेस होती हैं जो गैप्स रह गए, जो वैक्यूम रह गए, उसको फिल करने की कोशिश करती हैं। अब जिस वक्त मुग़ल्स का डिक्लाइन हुआ, इनफैक्ट बहादुर शाह ज़फ़र से भी पहले से कई आक्रमणकारी थे, कई जो थे आप कह सकते हैं कि वॉरियर किंगडम्स कह सकते हैं उनको, इन्वेडर्स भी कह सकते हैं, आप जिस तरह से कहना चाहें, कि उन्होंने जो है आगरा के साथ जो आगरा को लूटने का प्रयत्न करा, जो भी यहाँ पर वेल्थ थी उसको लूटने का प्रयत्न करा। अगर मैं बोलूँ कि इसको और संजोने का प्रयत्न करा तो ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई मॉन्यूमेंट मेरे सोच में है नहीं जो सिंधिया ने बनवाया हो यहाँ पर, या मराठा ने बनाया हो, या फिर जाटों ने बनाया हो। और कई सारी कहानियाँ हैं कि किस तरह से जाटों ने, भरतपुर के जो जाट थे, उन्होंने जो है अकबर्स टूम में आग लगा दी ताकि जो पूरा सोना है वो पिघल के जो है इकट्ठा हो जाए। ये सब कहावतें हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हाँ, आगरा को लूटने की कोशिश करी गई। ऐसे ही मराठास का जो चौथ सिस्टम चलता था, जिसमें कि वो पैसे लेकर जो है सिक्योरिटी देते थे अलग अलग सिटीज़ को, कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी आर्मी हुआ करती थी। तो उस तरह का जो है चीज़ भी हुई आगरा के साथ। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अलग से फिर लूटपाट करने की कोशिश करी। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स थे आगरा के रिवर बैंक्स पे, कम से कम 28 मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मैप्ड हैं। उसमें से आज हमारे पास 4 ही मॉन्यूमेंट्स हैं। मतलब कि जब हम कहते हैं ताजमहल इकलौता नहीं था, ताजमहल के आसपास भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इस्मातुद्दौला हो गया, चीनी का रोज़ा हो गया, ये 4 मॉन्यूमेंट्स बचते हैं। लेकिन इन जैसे 28 मॉन्यूमेंट्स थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ताजमहल जैसे ही और थे, लेकिन इस्मातुद्दौला जैसे डेफिनेटली और मॉन्यूमेंट्स थे। ये सबको सिस्टमैटिकली इनको तोड़ा गया, इनको हटाया गया वहाँ से, इनकी मेंटेनेंस नहीं करी गई। इनफैक्ट अगर हम देखें तो आगरा की जामा मस्जिद का मेन गेट जो है वो ही नॉन एग्जिस्टेंट है। उसके साइड गेट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मेन गेट ज़रा सा छोटा सा है। कहते हैं कि 1857 में जो है ब्रिटिशर्स ने इसको तोड़ दिया, इसको बारूद लगा के तोड़ दिया। कई सारी रिपोर्ट्स हैं ब्रिटिशर्स की, तो एक्चुअली वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं किस तरह से उन्होंने ताजमहल को भी तोड़ने की कोशिश करी, किस तरह से उन्होंने ताजमहल का मार्बल भी जो है उसको
सोचा कि भाई ये अगर बिक जाएगा तो हम इसको बेच दें। एक लंबे और घटनाओं से भरपूर इतिहास के बाद भी एक चीज़ जो कायम है वो है आगरा का जज्बा, आगरा की आत्मा। आगरा हमेशा से सांस्कृतिक परंपराओं, खूबसूरत कलाओं, वास्तुकलाओं और विभिन्न गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है। यहाँ ताजमहल देखने के लिए आने वाले सैलानियों का हमेशा तांता लगा रहता है, लेकिन जिन लोगों की दिलचस्पी शहर की सुंदरता और शहर की कहानियों में हो, उनके लिए यहाँ ताजमहल के अलावा भी बहुत कुछ है। फिर चाहे वो अदबी और रूहानी रिवायतें हो, चटखारे वाला खाना हो या अनोखे तीज त्योहार। आगरे में मॉन्यूमेंट्स की अगर आप बात करें हिस्टोरिकली, तो आगरा में भाई ताजमहल है, लाल किला है, एतमादुद्दौला, सिकंदरा, चीनी का रोज़ा, मरियम्स टूम, और फिर आप कॉलोनियल मॉन्यूमेंट्स पे आ जाएं तो वो भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर क्रिश्चियन सिमेट्री है आगरा में, बहुत खूबसूरत। वहाँ पर कर्नल हैंसन की कबर है। वहाँ पर आपको एक अलग से लाल ताजमहल दिखेगा, उसको लोग लाल ताजमहल नाम दे दिए हैं जिस तरह से वो बना हुआ है। तो आगरे में आइए आप, लेकिन इस नज़रिए से ना आए कि मैं 6 घंटे आगरा में बिताऊंगा और चला जाऊंगा, क्योंकि उस नज़रिए से यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय द सिटी। यू कम, आप आइए एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ कि मैं यहाँ पर 3 से 5 दिन गुजारूंगा, और फिर आप देखिए कि आगरे में जो है वो बहुत दमदार शहर है ये। और अगर आप बियॉन्ड शोर शराबा जाकर देख पाएँ उसको, आगरा में जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो हमारे यहाँ के रिवाज हैं, जो फेस्टिवल्स डेवलप हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि ऐसे फेस्टिवल्स जो कि नेशनल भी नहीं है, लेकिन उनको हर जगह के लोग साथ में आकर बनाते हैं। अब वो क्या हुए, जैसे कि आगरा का एक बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है, रिवाज है, और अभी होने वाला होगा भी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसके जस्ट बाद या इसके दौरान होता है, वो है पैराकी का मेला। पैराकी के मेले में क्या होता है कि कई हज़ार लोग जो है वो तैरते हुए, मतलब कि फ्लोट करते हुए, मथुरा से लेकर आगरा में भी ताजमहल से आगे तक जाते हैं। मतलब 50-50 लोगों का, और इनके अखाड़े होते हैं लोगों के। दूसरा है बसंत का फेस्टिवल। बसंत का फेस्टिवल जो है वो हमारे शहर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसलिए क्योंकि राधा स्वामी जो मत है हमारा, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं, बसंत ऋतु का आगमन। सेकेंडली, जो नज़ीर अकबर आबादी हैं, उनका जो उर्स होता है वो भी बसंत के दौरान होता है। तीसरा हमारे यहाँ की राम बारात। राम बारात जो है उसको भी अटेंड करने के लिए यहाँ कई जगह से लोग आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होगी राम बारात, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं, ये आगरा में रहना बहुत ही मज़ेदार बना देता है। अगली बार जब भी आगरा जाएं, तो शहर की असली कहानी का आनंद ज़रूर लें। आगरा में ताजमहल के अलावा भी बहुत कुछ है, और ये भी सच है कि आगरा की तरह के अहम और शानदार शहर बहुत कम हैं।